सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन के 11th एंड 12th के साइंस के चैनल पे। तो लास्ट लेक्चर में 2-3 लेक्चर्स हमारे आए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे टर्म 2 में रहेंगे फिजिक्स में, क्या क्या हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टर्म 2 में रहेंगे केमिस्ट्री में। अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके आप चेक करें कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनको अगर हम लोग पढ़ें, जिन पे ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर मार्क्स हम लोग स्कोर कर सकते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक क्या है? आज हम लोग एटम का वन शॉट करने वाले हैं। इस वन शॉट में सिर्फ हम लोग कंसेप्ट करेंगे, फिर हम अगला लेक्चर लेके आएंगे जहाँ पे हम एटम के PYQs करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही न्यूक्लियाई में भी करेंगे, न्यूक्लियाई का वन शॉट और न्यूक्लियाई के PYQ। ये ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि देखो एटम और न्यूक्लियाई जो चैप्टर है आप समझते हैं ये दोनों बहुत छोटे और रिलेटेड है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जो एटम है और जो न्यूक्लियाई है उनका एक साथ वन शॉट करके, जैसे आज हम कर लिया एटम का वन शॉट, अगले लेक्चर में हमने कर लिया न्यूक्लियाई का वन शॉट, यही करेंगे, ऐसा ही करेंगे और फिर दोनों को कंबाइन कर देंगे, फिर उसके PYQ मतलब कंबाइंड फॉर्म में कर लेंगे। चलिए इसी तरीके से चलेंगे मेरे हिसाब से। पहले एटम का वन शॉट जो कि आज कर रहे हैं, अगले लेक्चर में न्यूक्लियाई का वन शॉट और फिर दोनों के PYQ एक साथ हम लोग निपटा देंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो एटम वन शॉट चैप्टर बहुत छोटा है और इसमें से कुछ टॉपिक्स हमारे रिलेटेड हैं हमारी प्रीवियस क्लासेस से, यानी कि हमारी 9th से और 11th से। चलिए ठीक है जी। तो सबसे पहले बात आती है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। अब आपको याद होगा कि जो एक्चुअल मॉडल आज की डेट में या जिसके बारे में हमें सबसे ज़्यादा पढ़ना है इस चैप्टर में, नील्स बोर, उनके मॉडल से पहले 2 मॉडल्स और पब्लिश हुए थे ऑफिशियली, जिनमें से एक थे हमारे जे थॉमसन जी का मॉडल। अब जे थॉमसन जी ने अपने मॉडल में बेसिक बात क्या कही थी? उन्होंने कहा था कि एटम जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, पूरे एटम पे जो चार्ज रहता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है और पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस हैं ये यूनिफॉर्मली बैठे होते हैं। इस तरीके से बैठे होते हैं कि एक एटम पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है। तो एटम जो रहता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है और मास भी एटम का यूनिफॉर्म रहता है। ये सारी बातें इन्होंने अपने मॉडल में दी थी, जो कि सही है या गलत है आप सब जानते हैं, सिवाय इस बात के कि एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। सिवाय इस बात के बाकी सारी बातें जो थी गलत थी और एटम स्फेरिकल होता है। बट ठीक है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मैटर इन विच द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे, हालांकि इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन जी ने ही डिस्कवर किए थे, बट उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ठीक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऊपर यूनिफॉर्मली एम्बेड हो रखे थे, जैसे कि प्लम्स हो रखे होते हैं पुडिंग में, या फिर आपको पता हो इन वाटरमेलन। वाटरमेलन से भी इनके मॉडल को बहुत कंपेयर किया गया था। जैसे कि वाटरमेलन में जो लाल लाल वाला हिस्सा होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, और जो ब्लैक सीड्स होते हैं उसमें वो हमारे लिए कौन होते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं। चलिए इसके बाद, लेकिन ये मॉडल क्यों, आपको सबको पता है, देखो ये सब आप जानते हो कि इनके मॉडल को क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया था। तो आंसर है इनके मॉडल में जो एक्चुअली इनका मॉडल ठीक चल रहा था, लेकिन जब अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हुआ गोल्ड फॉइल वाला, तो वहां पे अल्फा पार्टिकल की जो स्कैटरिंग थी या जो पास होना था वो इनका मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट हुआ तब तक इनका मॉडल सही चल रहा था। तब तक सबको लगता था कि पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज का है, उस पर नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली एम्बेड हो रखा है। तो जब उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल मारे गए और आपको पता भी हम आगे पढ़ने वाले, बहुत अलग रिजल्ट देखने को मिला, तब जाके साबित हुआ कि यार ये मॉडल तो गलत है ना भाई। तो दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। इस मॉडल ने अल्फा पार्टिकल में जो स्कैटरिंग होती है उसको एक्सप्लेन नहीं किया बच्चों। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये वाला जो मॉडल था वो डिस्कार्ड कर दिया गया, ये वाला जो मॉडल था वो खारिज कर दिया गया, खराब कर दिया गया। ठीक है जी, डन। इसके बाद हमारे पास अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट आया और रदरफोर्ड जी ने अपना मॉडल दिया। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था, अगर आप में से किसी को ना पता हो तो बेसिक बात शायद आपको पता होगी कि यहाँ पे इन्होंने गोल्ड का फॉइल लिया था। उस वक्त तक एटम के बीच में न्यूक्लियस होता ये डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन रदरफोर्ड जी ने गोल्ड फॉइल ली थी और राइगर मार्शन ऐसे 2 लोग थे, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, उन लोगों ने मिलकर ये एक्सपेरिमेंट किए।
अब ये जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें गोल्ड फॉयल ली गई, गोल्ड फॉयल क्यों ली गई आपको पता है, क्योंकि वो मोस्ट मेलिएबल मेटल है हमारे पास। अब जब गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं हीलियम +2 के पार्टिकल, यानी कि ऐसे पार्टिकल जिन पे +2 चार्ज होता है, यानी हीलियम +2 के पार्टिकल, उन्हें अल्फा पार्टिकल बोलते हैं ना भाई। 2 प्रोटॉन्स होते हैं इनके पास और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं इनके पास, हीलियम प्लस अल्फा पार्टिकल इन्हें कहते हैं। चलिए, अब आप सबको इतना तो याद होगा, जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल किसके ऊपर मारे गए बच्चों, गोल्ड फॉयल के ऊपर, तो याद होगा बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जो थे इसके आर पार हो गए विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इसको पार करके चले गए विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे जो सर्टन एंगल पे बेंड हो गए, और ना के बराबर पार्टिकल थे जो सेम पाथ से रिबाउंड हो गए, ना के बराबर पार्टिकल्स थे जो सेम पाथ से क्या हो गए, रिबाउंड हो गए। ये सब जानते हैं ना आप लोग। लेट अस सपोज 100 पार्टिकल फेंके गए थे, तो आप मान के चले 95 से भी ऊपर पार्टिकल्स जो थे वो इसके पार हो गए। 5 बचे हुए पार्टिकल में से आप ये मान के चले 3-4 पार्टिकल एक सर्टन एंगल पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। सिर्फ एक पार्टिकल 100 में से या हजारों में से आप कह लो जो कि सेम पाथ पे रिबाउंड हो गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ वो तो बात करेंगे, ये तो ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन ली कैसे गई थी, इन्होंने एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया। अल्फा पार्टिकल किससे निकलते हैं बच्चों, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से। तो यहां पे इन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल ले लिया जो रेडियो एक्टिव हो, और वो क्या निकालने लग गया, अल्फा पार्टिकल। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस अल्फा बीटा गामा निकालते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया जाता है जो बीटा और गामा को एब्जॉर्ब कर ले, फिल्टर्स लगाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें और होती है, पोलराइजर्स लगाए जाते हैं, और यहाँ से सिर्फ कौन निकले, अल्फा पार्टिकल। तो ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स थे। अब अल्फा पार्टिकल्स जैसे एंटर हुए, पहली बात तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन है, 11th क्लास याद करेंगे, ये ऐसी वैसी स्क्रीन नहीं है, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ये फ्लोरोसेंस करती है, इसके ऊपर कोई भी चीज़ जब टकराती है तो टकराने पे ये ग्लो करती है। अब अल्फा पार्टिकल वैसे तो दिखते नहीं है, तो उनके प्रेजेंस को चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या लगा रखी होती है, जिंक सल्फाइड की शीट, 11th में और 9th में पढ़ा है। यहाँ पे हमारे पास गोल्ड फॉयल है, तो जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल पे जाकर टकराए तो वो हर डायरेक्शन में, याद करो, निकल गए। कुछ पार्टिकल यहाँ आए, कुछ यहाँ आए, कुछ रिबाउंड भी हुए, लेकिन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्ट्रेट चले गए बिना किसी डेविएशन, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इसको पार कर गए। तो ये हमें ऑब्जर्वेशन मिली, ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी। इस एक्सपेरिमेंट सेटअप को थोड़ा सा और पास से देखें। ये तो लेड चैम्बर है, लेड है, इसके अंदर क्या है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स। ये क्या फेंक रहा है, अल्फा पार्टिकल, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एक छेद है, और ये अल्फा पार्टिकल गए गोल्ड फॉयल पे टकराए, आसपास क्या है, जिंक सल्फाइड की शीट। लेकिन जिंक सल्फाइड की शीट पे अल्फा पार्टिकल टकराएंगे तो वो जो ग्लो होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होगा कि अगेन ह्यूमन आई देख ले। आप अल्फा पार्टिकल को देख ही नहीं सकते, और ना ही माइक्रोस्कोप देख सकती है। लेकिन अगर मैं अल्फा पार्टिकल को गोल्ड उस पर मारता हूँ, जिंक सल्फाइड की शीट पे, तो एक छोटा सा स्पार्क, एक ग्लो होता है। वो ग्लो इतना कम होता है कि अगेन हमारी आंखें तो नहीं देख सकती, लेकिन वहाँ पे डिटेक्टर्स या माइक्रोस्कोप देख सकते हैं, जो इसके आसपास घूमते रहते हैं और जो देखते रहते हैं कि कहाँ पे ग्लो सबसे ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे ग्लो सबसे ज़्यादा मिलता है क्योंकि यहाँ पे अल्फा पार्टिकल सबसे ज़्यादा आते हैं, और इस साइड पे ग्लो कम, इस साइड पे ग्लो हमें कम मिलता है। तो एक्चुअल सेटअप कैसा था, ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल का सोर्स था, यहाँ से अल्फा पार्टिकल, अब ऑब्वियसली बात है अल्फा पार्टिकल तो हर डायरेक्शन में निकलेंगे। तो ये लेड का चैम्बर है जो अल्फा पार्टिकल को, बाकी अल्फा पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अल्फा पार्टिकल सिर्फ यहाँ निकलते हैं। अब यहाँ निकलने के बाद ये थिन गोल्ड फॉयल की शीट है, जैसी गोल्ड फॉयल की शीट पे पार्टिकल टकराए, कुछ यहाँ निकल गए, कुछ यहाँ निकल गए, कुछ यहाँ आ गए बच्चों, है ना। अब एज अ रिजल्ट यहाँ पे हम लोगों ने अगेन जिंक सल्फाइड की देखो शीट लगा रखी है, और ये कौन है, डिटेक्टर है, जो कि इसके आसपास घूमता रहता है, और ये हेल्प करता है डिटेक्ट करने में कि भैया यहाँ पे कितना ग्लो आया। तो सबसे ज़्यादा ग्लो हमें इस एरिया में मिलता है, और सबसे कम ग्लो हमें इस एरिया में मिलता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा था, बट यहाँ दिखाऊंगा तो कॉपीराइट इश्यूज आ जाएंगे, तो आप खुद ही गूगल पे सर्च कर लीजिए रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो
कई लोग हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया है, उसके ऊपर काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाई हैं, आप चेक कर सकते हैं। एक डिटेक्टर है, ऑब्वियसली बात है ये काम बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लाना पड़ेगा, बहुत सारी परमिशंस, बहुत सारे XYZ फॉर्मेलिटीज़ के बाद कोई भी नहीं कर सकता इसे। लेकिन वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने डिटेक्टर लगा रखे हैं और ये डिटेक्टर इसके आसपास घूम रहे। एक डिटेक्टर यहाँ लगा रखा होगा, ज़्यादातर वीडियोस में क्या देखोगे, एक डिटेक्टर यहाँ पे होगा जिसको बोला गया होगा फिक्स्ड डिटेक्टर, वो फिक्स्ड रहेगा, वो हिलेगा नहीं, है ना। और एक होगा मूवेबल जो यहाँ से रीडिंग ले रहा होगा। तो फिक्स्ड डिटेक्टर जो कि जस्ट इसके सामने लगा रखा है, वहाँ की रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्फा पार्टिकल पार हो रहे हैं। और जो मूवेबल डिटेक्टर है जो इसके आसपास घूम रहा है, उसकी रीडिंग जो है वो सबसे कम मिलेगी। ऑब्वियसली बात है वेरी करेगी, इधर थोड़ी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कम। लेकिन इसके मुकाबले ये आंसर आपको हज़ारों में मिलेगा, तो ये आपको 50, 60, 70 में मिलेगा, तो वो आप देखना। लेकिन आप बेसिक बात ये है कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल आए, गोल फॉल पर टकराए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पार हो गए और कुछ कम पार्टिकल हमें यहाँ पे भी मिले। चलिए, अब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन क्या था, ये ग्राफ था। यहाँ पे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिटेक्टेड, कितने पार्टिकल्स हमने डिटेक्ट किए, और यहाँ पे कितने एंगल पे। अब आप खुद सोच लो एक बारी को कि अगर ये हमारे पास गोल्ड फॉइल में वो बैठा हुआ एटम है, अच्छा ये सब हो क्यों रहा है अभी हम बात करेंगे, है ना। लेकिन अल्फा पार्टिकल आए और बिना किसी डिफ्लेक्शन के पार चले गए, तो यहाँ पे 0 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ। तो लगभग 0 डिग्री के डिफ्लेक्शन में सबसे ज्यादा पार्टिकल्स थे जो बिना किसी डिफ्लेक्शन के बहुत ना के बराबर 1, 2, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री पे जो चले गए, वो सबसे ज्यादा थे। इसीलिए 0 से लेकर 5, 10 डिग्री पे सबसे ज्यादा पार्टिकल थे। लेकिन 180 डिग्री की बात करें, यानी कंप्लीटली रिबाउंड होने की बात करें, जो पार्टिकल गए और कंप्लीटली रिबाउंड हो गए, उनकी तादाद बहुत कम थी। आप देख सकते हैं 10 से लेके 100 के बीच में भी नहीं है ये, है ना, मतलब बीच में ही। और ऐसे ऑब्वियसली बात है धीरे धीरे एंगल बढ़ेगा तो पार्टिकल्स की तादाद कम होगी। यानी सबसे ज्यादा पार्टिकल्स वो थे जो कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहे थे, और सबसे कम पार्टिकल वो थे जो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे। और ये ऑब्जर्वेशन हमें पता है, बस ये ग्राफ की फॉर्म में आ गई। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल एटम के पार हो गए। अब सोचो, अगर हम यहाँ पे जे थॉमसन जी के मॉडल की तरफ चलें, तो जे थॉमसन जी के हिसाब से हमारा जो पूरा एटम है वो पॉजिटिव चार्ज का है। तो अगर मैं उन पे अल्फा पार्टिकल मारता तो सारे अल्फा पार्टिकल को इक्वली डिफ्लेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे चार्ज पॉजिटिव है और पॉजिटिव को रिपेल करता है। लेकिन बहुत कम अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जिसका मतलब आप जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम जगह पे, विच इज न्यूक्लियस, वो बहुत डेंस है, उसके आसपास क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पे दो बातें हुई। पहली बात, जे थॉमसन जी का मॉडल गलत साबित हो गया कि भैया पूरे एटम पे पॉजिटिव है, उसके बीच में नेगेटिव है। पूरे एटम पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, चार्ज पॉजिटिव बहुत ही कम जगह पे है एटम के अंदर। तो ये बातें यहाँ पे गलत साबित हो जाती हैं। तो क्या क्या बातें हमें देखने को मिली है रदरफोर्ड जी के मॉडल में। पहली, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल एंड मैसिव सेंटर कोर, एंड ये सेंटर कोर को हम न्यूक्लियस बोलने वाले हैं, और इसी पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है, इसको नाम दे दिया गया न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस बहुत ही कम जगह घेरता है एज कम्पेयर टू एटम, बहुत सारी जगह उसमें खाली रह जाती है। ठीक है जी। इसके बाद लिखा हुआ है एटम इज सराउंडेड बाय सुटेबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एटम के आसपास सुटेबल नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके आसपास घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन वेरियस ऑर्बिट जस्ट एज प्लैनेट, जैसे कि प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ये भी रदरफोर्ड ने बताया। और उनको घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। 11th क्लास में पढ़ा है, किसी भी चीज़ को घूमने के लिए कौन से फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उन्हें कहाँ से मिलेगी, तो आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। न्यूक्लियस के आसपास घूमने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कैसे मिलेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से मिलेगी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच की फोर्स से मिलेगी। बेसिक है, लेकिन जल्दी जल्दी याद करके बताओ इनके मॉडल में क्या प्रॉब्लम, इनके मॉडल में क्या लिमिटेशन थी। हाँ जी, क्या लिमिटेशन थी, तो आंसर है इन्होंने क्या एक्सप्लेन नहीं किया था बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। यानी इन्होंने ये तो बता दिया कि ये हमारे पास बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पे कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये वाली बात नहीं एक्सप्लेन कर पाए
कि इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा होता है और घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते 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 कहाँ गिर जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। ऐसा क्यों होता है? मतलब सॉरी, आप इसको समझे क्या हो रहा है, समझो। न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसा रदरफोर्ड जी ने कह दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, या तो एनर्जी उसे कांस्टेंट रहे। ये नहीं शो कर पाए कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कांस्टेंट रहती है, रेडिएट नहीं होती। मतलब हम सब जानते हैं, हम सब तो यार अब तो इतना पढ़ चुके हैं, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के आसपास एक मान लो फिक्स शेल में, के शेल में घूमे जा रहे हैं। जब तक उन्हें एनर्जी दोगे नहीं, उनसे लोगे नहीं, वो जंप नहीं करेंगे, उसी शेल में रहेंगे, हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जब रदरफोर्ड जी ने अपना मॉडल दिया था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा था, अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो इलेक्ट्रॉन घूमते 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 एनर्जी रेडिएट करना चाहिए था और कहाँ गिर जाना चाहिए था? न्यूक्लियस में। बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगर हम बात करें, दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन इनस्टेबिलिटी ऑफ द एटम बिकॉज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मतलब बच्चों पुरानी पढ़ाई के मानने थे। ऑल्दो मॉडर्न यानी क्वांटम फिजिक्स के मानने ये नहीं है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स के मानने थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ये मानने थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस मस्ट कॉन्टिन्यूसली रेडिएट एनर्जी, उसे एनर्जी रेडिएट करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और उसे कहाँ गिर जाना चाहिए? न्यूक्लियस में। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? जब यह सवाल पूछा गया रदरफोर्ड जी से, तो रदरफोर्ड जी के पास इसका आंसर नहीं था, और एज अ रिजल्ट ये उनकी क्या बन गई बच्चों? एक लिमिटेशन बन गई, है ना। ये क्या बन गई? उनकी एक लिमिटेशन बन गई। अब इस लिमिटेशन को नील्स बोर जी ने कैसे दूर किया, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अभी नील्स बोर जी पे जाएंगे, अभी 10-15 मिनट हैं, लेकिन नील्स बोर जी ने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, डेरिवेशंस और फॉर्मूले देके किया। उन्होंने मैथमेटिकली कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जैसे कि रदरफोर्ड जी वाले केस में अल्फा पार्टिकल वाला एक्सपेरिमेंट हुआ। नील्स बोर जी के केस में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है। उन्होंने सीधा मैथमेटिकल कैलकुलेशन की, फॉर्मूले दी हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, और अपनी बात को प्रूफ किया। चलिए फिलहाल, लेकिन अभी हम नील्स बोर जी से के तक पहुंचने से पहले यहाँ पे बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। अब ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है? तो बेटा आप कह सकते हो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल या फिर एनी अदर चार्ज when distance between alpha particle and nucleus of atom after which the particle get rebounded when it is projected towards न्यूक्लियस। अगर एक पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ प्रोजेक्ट कर दिया जाए, फेंक दिया जाए, तो हमें 9th क्लास तक क्या लगता था, ऑल्दो 11th में ही हमारा डाउट क्लियर हुआ था, लेकिन हमें 9th क्लास तक क्या लगता था कि अगर ये एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, तो बच्चों यहाँ से अगर मैं एक पार्टिकल फेंकता हूँ तो हमें 9th में लगता था कि ये पार्टिकल जाएगा और न्यूक्लियस से टकरा के आएगा। कई बच्चों को, मतलब मुझे तो लगता था जब मैं 9th में था, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। ये अल्फा पार्टिकल, मान लो अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल जाएगा और ये एक्चुअली न्यूक्लियस से टकराएगा नहीं, उससे पहले ही, अभी हम शो भी करेंगे, लेकिन ये उससे पहले ही वापस आ जाएगा, रिबाउंड हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूक्लियस का सेंटर है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, जिसको हम लोग x0 कह रहे हैं, कि ये न्यूक्लियस के कितने करीब जा पाएगा, मैक्सिमम कितना ये पास जा पाएगा, या उनके बीच का मिनिमम
डिस्टेंस कितना रह पाएगा, इसको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं। यहाँ से हमने चार्ज पार्टिकल को फेंका, जो कि मान लेते हैं अभी मैंने कहा आपको कि एक कौन है, अल्फा पार्टिकल है, कोई और पार्टिकल भी उसको, तो वो कितना मैक्सिमम जो है करीब जा सकता है न्यूक्लियस के, या वो मिनिमम कितना डिस्टेंस उनके बीच का हो सकता है, ये डिस्टेंस को हम डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कह रहे हैं। अब अगर मुझे इसका फॉर्मूला डिराइव करना, जो कि बहुत छोटा सा है, ऑल्दो हम लोग वन शॉट में फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है कि भाई यहाँ से जब मैंने अल्फा पार्टिकल को फेंका तो उसके पास एक एनर्जी थी, और उस एनर्जी का नाम क्या था बच्चों, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ से मैंने अल्फा पार्टिकल को फेंका तो उसके पास एक एनर्जी आई जिसका नाम है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बच्चों, हाफ mv²। अच्छा, अब जब ये कहाँ पहुंच जाएगा, इस न्यूक्लियस के मैक्सिमम डिस्टेंस तक पहुंच जाएगा, मतलब कि मिनिमम दूरी तक पहुंच जाएगा न्यूक्लियस से, जितना यहाँ से मैक्सिमम जा सकता है वहां से मैक्सिमम, वहां से हम इसको मिनिमम कह रहे हैं। तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ से अल्फा पार्टिकल को फेंका तो वो फेंका तो उसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी। उसका फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय R² होता है। इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकेंड मान लिया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंबाइन कर देता हूं तो भाई काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जानी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी के। क्यों भाई, क्योंकि जब मैंने उस पार्टिकल को फेंका तो यहाँ की सारी काइनेटिक एनर्जी वहां जाके किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल में। इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चाहे आप कहीं पे लिख भी लें, मतलब यहाँ पे लिख लेना, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है, एनर्जी है। क्योंकि यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी दी गई वो पार्टिकल धीरे धीरे, जैसे हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक, जो कि धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल में। तो वही वाली बात है। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, k Q1 Q2 बाय R² नहीं होता है, R होता है ना। k Q1 Q2 बाय R² तो हमारी फोर्स होती है, तो k Q1 Q2 बाय R। अब k की वैल्यू तो बच्चों k है, Q1 जो यहाँ से चार्ज फेंका है आपने, लेट्स से Q या E। अब यार देखो, अगर ये अल्फा पार्टिकल है तो उसके ऊपर चार्ज 2e हो जाएगा। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज -e हो जाएगा, प्रोटॉन है तो चार्ज e हो जाएगा। तो अभी के लिए इसका चार्ज हम q मान लेते हैं, है ना। अभी के लिए इसका चार्ज हम लोग मान लेते हैं q, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही जब हमने इसको किस पे फेंका, तो आंसर है जब हमने इसको फेंका न्यूक्लियस पे, तो इसका चार्ज हो जाएगा Ze। अब Ze से हमारा कहने का मतलब क्या है, ये जो पार्टिकल है इसका एटॉमिक नंबर होगा Z, E मतलब इस एक प्रोटॉन पे चार्ज, तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो चार्ज हो गया Ze। और डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमारे पास क्या रहना है, x0। तो यहाँ से x0 आ गया हमारे पास k ZQE अपॉन में, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों हमारे पास, हाफ mv²। अब अगर मैं अल्फा पार्टिकल के लिए बात करूँ, फॉर अल्फा पार्टिकल के लिए जो चार्ज है वो 2e के बराबर हो जाता है। तो अगर मैं q की जगह 2e डाल देता हूँ तो मेरे पास x0 को मिला के ये 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4k ZE² अपॉन में mv² मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब आप मुझे बताओ, इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 0 हो सकती है ऊपर वाले में से। हमारे पास ऊपर है 4k ZE², इनमें से कोई भी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और mv² में से m को आपको इन्फानाइट करना होगा या फिर v को इन्फानाइट करना होगा, तब जाके x0 0 होगा। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको x0 को 0 करना है तो कैसे करोगे, या तो आप 4 को, k को, z को, e को 0 करो, जो पॉसिबल नहीं है, या फिर आप m को और v को इन्फानाइट करो, अगेन जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो x0 है वो कभी भी, x0 की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी ही आएगी, कभी भी 0 नहीं आएगी अगर एक चार्ज पार्टिकल आप फेंक रहे हो। हाँ, अगर आप एक न्यूट्रॉन फेंकते हो तो न्यूट्रॉन के लिए चार्ज क्या होता है, 0। न्यूट्रॉन के लिए यहाँ पे जो ये q है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 0 हो जाएगा। और ये कंसेप्ट
आपको न्यूक्लियर चैप्टर में काम आएगा, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शन करवाने के लिए हमें न्यूक्लियस पे किसी चीज़ को मारना होता है। अब मैं जितनी ताकत लगा लूँ, मैं अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन को न्यूक्लियस पर नहीं मार पाऊंगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जीरो नहीं हो पाएगा। लेकिन एक न्यूट्रॉन जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, जिसमें यहाँ पे Q की वैल्यू जीरो हो जाएगी, उस केस में मैं वहाँ पे उसको मार सकता हूँ। और एज अ रिजल्ट आप समझें कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को मैं कितना कर सकता हूँ, जीरो, और वो न्यूक्लियस पे जाकर टच हो सकता है। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का खेल है, ठीक है जी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, बहुत सिंपल होता है। काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के बस बराबर हमें रखना होता है। डन। एक और टॉपिक आया इम्पैक्ट पैरामीटर। कोई न्यूमेरिकल नहीं, कुछ नहीं, बस एक कंसेप्ट पढ़ना है। ये हमारे पास न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के सेंटर, ये हमारे पास न्यूक्लियस है ना बच्चों। अब इस न्यूक्लियस के सेंटर और इस पे जो अल्फा पार्टिकल मारा गया है, ये जो हम अल्फा पार्टिकल मार रहे हैं, ये जो पार्टिकल हमने इसके ऊपर मारा, इसकी जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी वेक्टर और न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, इसे हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, और छोटे b से दिखाते हैं। यानी न्यूक्लियस के सेंटर और अल्फा पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, उसका जो वेक्टर है, ये उसका वेलोसिटी वेक्टर हो गया, और ये न्यूक्लियस का सेंटर हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कहलाया जाता है इम्पैक्ट पैरामीटर। तो इम्पैक्ट पैरामीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस and the velocity of the alpha particle. So it is defined as the perpendicular distance of the velocity of the alpha particle from the center of the nucleus and when it is far away from the atom. अब देखो, अगर ये बहुत ज़्यादा दूर है, आप ऐसा कह सकते हो कि when it is far away from the atom, यानी अगर देखो अब एटम के बहुत पास चले गए, यानी न्यूक्लियस के बहुत पास आ गए, तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ से ही डेविएशन होना शुरू हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत वेरी करेगा। इसको ऐसा समझो कि मान लो ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे चला गया, है ना। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत अलग अलग, यहाँ के लिए अलग आएगा, 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 यहाँ के लिए अलग, धीरे धीरे इम्पैक्ट पैरामीटर का एंगल बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए वो फिर कंसेप्ट, यानी जब एक अल्फा पार्टिकल सीधा चल रहा है, तब उस दौरान न्यूक्लियस से उस वेलोसिटी वेक्टर के बीच का डिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। ऐसे छोटा सा कंसेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमारे पास रदरफोर्ड जी के मॉडल में गलती क्या थी, आपको याद रखना है, उन्होंने न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी नहीं दी। लेकिन बच्चों, अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड हो गए हैं या आपने वो वीडियो देखी है जहाँ पे मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, तो मैंने आपको बताया था कि एटम चैप्टर से एक क्वेश्चन अगर आ रहा है तो वो आ रहा है हमारा नील्स बोर जी के मॉडल से। 99% चांसेस या 90% चांसेस हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा बच्चों, नील्स बोर जी के मॉडल से। मतलब कि उनके ऊपर जो फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, अब नील्स बोर जी ने क्या ऐसा अलग किया था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं तो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। तो आंसर है, मैंने बताया, उन्होंने एक डेरिवेशन करी और उस डेरिवेशन में उन्होंने साबित किया कि जो एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन उससे पहले नील्स बोर जी का सबसे पहला न्यूक्लियस का कंसेप्ट, जो कि वो पहले आ चुका था, कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल मैसिव सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस अराउंड विच प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनको आप प्लैनेट्स मान सकते हो। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से हम जानते हैं। अगला, क्वांटम कंडीशन, ये ध्यान रखना है। इन्होंने यहाँ पे एक नई बात बोली थी कि ऑफ ऑल द पॉसिबल सर्कुलर ऑर्बिट्स अलाउड बाय द क्लासिकल थ्योरी, द इलेक्ट्रॉन्स आर परमिटेड टू सर्कुलेट ओनली इन सच ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम। इन्होंने कहा ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि भैया न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे ऑर्बिट्स में, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से वही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम यानी कि MVR 11th क्लास हमेशा n टाइम्स होगा h/2 पाई के, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 पाई के। वेरी ऑब्वियस सी बात है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। यानी एक पार्टिकल न्यूक्लियस के आसपास अगर nth शेल में घूमना चाहता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए MVR, वो NH/2 पाई होना चाहिए,
नहीं है तो वो नहीं घूम पाएगा, यानी फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम में वो घूमते हैं। इसके बाद स्टेशनरी ऑर्बिट, व्हाइल रिवॉल्विंग इन द परमिसिबल ऑर्बिट एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनी एनर्जी। अब ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ बोल दिया, इन्होंने सिर्फ बोला थोड़ी, इन्होंने प्रूफ किया, कैलकुलेशन की, फॉर्मूले दिए जो कि अभी हम पढ़ने भी वाले हैं। लेकिन इन्होंने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है जब एक ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करता, एंड दीज नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स आर आल्सो नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स और स्टेशनरी शेल्स। इनको स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहा गया, स्टेशनरी शेल्स भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पे घूमते वक्त ये कोई एनर्जी रेडिएट या कोई एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करते थे बच्चों। डन है। इसके बाद इन्होंने बात की बच्चों यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी कंडीशन, बहुत सिंपल सी बात है। इन्होंने कहा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में कूदता है, तो मान लेते हैं वो पहले शेल में कूदा तो E1 उसकी एनर्जी थी। E1 क्या थी? एनर्जी इन फर्स्ट शेल, फर्स्ट मतलब जहां वो पहले था, और E2 मान लेते हैं एनर्जी इन सेकेंड शेल, और E2 सेकेंड शेल की क्या थी? एनर्जी। तो इनके हिसाब से सबसे पहली बात तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में कूदेगा तो एनर्जी डिफरेंस हम लोग निकाल सकते हैं, E1 माइनस E2। यानी पहली बात तो इनका ये कहना था कि जब तक वो एक शेल में घूम रहा है तब तक वो कोई एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अगर वो एक शेल से दूसरे शेल में कूदता है या दूसरे शेल से एक शेल में कूदता है तो उस केस में वो एनर्जी रेडिएट या एब्जॉर्ब करेगा। ऑब्वियसली बात है, पहले वाले शेल में घूमने के लिए एनर्जी चाहिए मान लो 500 जूल, और अगले वाले में घूमने के लिए मान लो चाहिए 400 जूल, माइनस में वैसे जाती है एनर्जी। तो आप ये मान के चले कि जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जाएगा तो 500 से उसकी 450 है, 450 से उसकी 500 तो एनर्जी होगी ना, तो एनर्जी में बदलाव आएगा। लेकिन ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ कब आएगा? जब वो एक शेल से दूसरे शेल में कूदेगा। जब तक इलेक्ट्रॉन एक शेल में घूम रहा है एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि जो एनर्जी होता है उसका फॉर्मूला H न्यू होता है ना? ये हम पढ़ चुके हैं हाँ, डुअल नेचर में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, एनर्जी का फॉर्मूला H न्यू होता है। तो इस हिसाब से H न्यू मेरे पास आ गया E1 माइनस E2, और E2 माइनस E1 वो साइन पे डिपेंड करता है अभी फिलहाल कौन ज़्यादा कौन कम, लेकिन H न्यू मेरे पास आ जाएगा E1 माइनस E2, and this is known as frequency condition. An atom can emit or absorb radiation in the form of discrete energy photons only when electron jumps from higher to lower orbit from a lower to higher orbit. If E1 E2 जो है वो एनर्जी है तो फिर हमारे पास कितनी एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी? अब वो एमिट होगी एब्जॉर्ब होगी वो हमें देखना है। अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो ऑब्वियस बात है वो एनर्जी एमिट करेगा, और लोअर से हायर एनर्जी पे जाएगा तो वो एब्जॉर्ब करके ही जाएगा। तो ये हमारा पहली बात हुई। अच्छा, अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि एनर्जी कांस्टेंट है, बस अभी तक तो बोला गया है, अभी ये प्रूव नहीं हुआ है। लेकिन बच्चों उन्होंने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया, उन्होंने कैलकुलेशन करी, इसकी डेरिवेशन भी हमें करनी है। अभी हम वन शॉट करें तो सिर्फ फॉर्मूले में बात कर रहे हैं कि रेडियस ऑफ ऑर्बिट, उन्होंने ऑर्बिट का रेडियस दिया 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। ये फॉर्मूला किसी भी एटम के लिए था, लेकिन अगर हम ये हाइड्रोजन के लिए लगा देंगे तो पहली बात तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए उनका रेडियस निकालने के लिए 0.529 n स्क्वायर बाय z। यहाँ पे बच्चों n क्या है? n तो ये n है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये z क्या है बच्चों हमारे पास? तो आप सब जानते हैं ये है एटॉमिक नंबर। अच्छा, अगेन यहाँ पे a क्या है? एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर में निकालना हो तो 10⁻⁻10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम के लिए वो भी फर्स्ट शेल की बात करूं तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि रेडियस आ जाएगा 0.529, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, तो इतना एंगस्ट्रॉम मेरे पास रेडियस आ जाएगा। अब ये रेडियस कांस्टेंट है कि नहीं है?
ऐसे ही मान लो सेकेंड शेल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे n की जगह क्या आ जाएगा 2। तो बेसिकली फॉर अ पर्टिकुलर शेल ये रेडियस क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब रदरफोर्ड जी की लिमिटेशन क्या थी कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता, तो देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पे इनडायरेक्टली शो कर दिया है कि रेडियस कांस्टेंट रहता है, लेकिन मेन चीज जो हमें प्रूफ करनी है वो तो एनर्जी की है ना। यहाँ तो इन्होंने भी क्या प्रूफ किया कि जो रेडियस है वो क्या रहता है, कांस्टेंट। अब बात आती है बच्चों एनर्जी की, है ना। रेडियस तो इन्होंने प्रूफ कर दिया कि क्या रहता है, कांस्टेंट। अब अगर एनर्जी की बात करें तो इन्होंने हमारे को इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी दी, और फिर जब उसको जोड़ दिया गया तो हमें कौन सी एनर्जी भी मिली, टोटल एनर्जी। पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टोटल एनर्जी की, मेन क्योंकि हमारे लिए काम टोटल एनर्जी का फिलहाल है। तो इन्होंने कहा कि फॉर एन एटम इन विच Z is the एटॉमिक नंबर, अगर एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, Z, एंड फॉर nth शेल, और अगर उसका शेल n है तो उसकी जो एनर्जी आएगी वो आएगी -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, और ये आंसर आएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यानी एक एटम के शेल की, जिसका nth शेल है, अभी हम बात कर रहे हैं ये nth शेल की, अगर हम बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला आया -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अगर आपको जूल में निकालना है तो आपको पता है इसको 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन ये Z क्या है आप सब जानते हैं, Z है हमारा एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन है तो 1 आ जाएगा, हीलियम है तो 2 आ जाएगा, लिथियम है तो 3 आ जाएगा, और N क्या है, कौन से शेल में हम लोग खड़े हुए हैं। फर्स्ट शेल में खड़े हुए हैं तो N की जगह 1, सेकेंड में खड़े हुए हैं तो N की जगह 2, थर्ड में खड़े हुए तो N की जगह 3 आ जाएगा, है ना भाई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर मैं बात करूं फॉर हाइड्रोजन एटम, अब अगर हाइड्रोजन एटम की बात की जाए तो एनर्जी का अच्छा माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस में रहती है ना, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए अब मैं यहाँ पे अगर आपसे बात करूँ कि फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए यहाँ पे, और वो भी फर्स्ट शेल के लिए बात करूं तो Z तो हाइड्रोजन एटम के लिए 1 हो गया, और N भी उसके लिए क्या हो गया 1, अगर एक शेल है। कोई भी अगर शेल की बात करें तो फॉर हाइड्रोजन एटम -13.6 बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि Z उसका 1 हो जाता है। फर्स्ट शेल में n की जगह 1 डाल दो, सेकेंड में n की जगह 2 डाल दो, उससे हमारे पास सारी एनर्जी आती चली जाएंगी। लेकिन ये फॉर्मूला है एक शेल के लिए। अब आप मुझे बताओ अगर शेल है फर्स्ट तो उसकी एनर्जी क्या आ जाएगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर फर्स्ट शेल है तो उसकी जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि एक कांस्टेंट होगा। और इस फॉर्मूले के बाद धमाका मचा दिया इन्होंने, दुनिया में आग लगा दी, क्योंकि इन्होंने प्रूफ कर दिया कि जो एनर्जी होती है एक ऑर्बिट के लिए वो कांस्टेंट रहती है। और रदरफोर्ड जी के मॉडल की यही तो बस एक लिमिटेशन थी जिसको इन्होंने प्रॉपर तरीके से बच्चों ठीक किया, फॉर्मूला दिया, डेरिवेशन कर दी, ठीक है जी। लेकिन आगे जगह है क्या, हाँ, लेकिन अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करें कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन पहले शेल में बैठा हुआ है तो एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 Z स्क्वायर बाय n1 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी सेकेंड शेल में या दूसरे शेल में बैठा हुआ है तो -13.6 Z स्क्वायर बाय n2 का स्क्वायर हमारे पास एनर्जी दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएंगी। अब आप मुझे बताओ अगर मुझे चेंज इन एनर्जी निकालनी है तो मुझे क्या करना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। अगेन इनिशियल माइनस फाइनल भी कर सकता हूँ, बस वो माइनस का फर्क आ जाएगा। तो आ गया -13.6 Z स्क्वायर बाय n2 का स्क्वायर माइनस -13.6 Z स्क्वायर बाय n1 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 13.6 Z स्क्वायर बाय n1 का स्क्वायर -13.6
जेड स्क्वायर बाय n2 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 13.6 जेड स्क्वायर, तो मेरे पास आ जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपने प्री बोर्ड वगैरह अपने यूटी पूटी दे दी है तो आप सब जानते हैं कि इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के कितने ज़्यादा चांसेस हैं। अगली लेक्चर में जब हम 10 ईयर करेंगे आप खुद समझ जाओगे कि इस चैप्टर से ज़्यादा बार एग्जाम में क्या आया हुआ है और इस बार भी क्या ही आना है। लेकिन एक शेल से दूसरे शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन कूदेगा तो एनर्जी कितनी आएगी, 13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर, वेयर n1 इज द इनिशियल शेल एंड 1/n2 का स्क्वायर, वेयर n2 इज द फाइनल शेल। यानी कि n1 हमारा है इनिशियल शेल जहां से आपने छलांग मारी है, और n2 हमारा है फाइनल शेल जहां पे आपने छलांग मारी है। अगर आप फर्स्ट शेल से छलांग मार के सेकंड शेल में जा रहे हो तो ni हो गया हमारा फर्स्ट, और सेकंड में जा रहे हो तो n2 हो गया सेकंड। अब आप मान लो फोर्थ शेल से छलांग मार के सेवन्थ में जा रहे हो तो ये हमारा n1 हो गया और ये हमारा n2 हो गया। आप सेवन्थ से छलांग मार के थर्ड में आ रहे हो तो ये हमारा n1 हो गया। तो जहां से आपने छलांग मारी वो आपका n1 है, जहां पे आपने छलांग मारी वो हमारा n2 है। तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी बच्चों जो कि एक शेल से दूसरे शेल में कूदने पे हमें मिलेगी। शायद इसका वेवलेंथ के साथ भी रिलेशन आएगा आगे, यहीं पढ़ लें क्या उसको, है ना, यहीं पढ़ लेते हैं उसको, वेवलेंथ वाले रिलेशन में यहीं पढ़ लेते हैं। अब स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम का क्या मतलब है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि स्पेक्ट्रल सीरीज हमारे लिए क्या रिप्रेजेंटेशन दे रही है, स्पेक्ट्रल सीरीज से हमें क्या सीखने को मिलता है, हमारे लिए क्या है। ठीक है बच्चों। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एनर्जी जो है उसको हम वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं। देखो बहुत बेसिक बात ये है कि एनर्जी का फॉर्मूला जो कि चेंज इन एनर्जी मतलब एक शेल से दूसरे शेल में कूदे तो -13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर फॉर्मूला है ना। अब मैं एनर्जी को किसके बराबर रख सकता हूँ, hc/λ के। अब मैं अगर hc को डिवाइड में ले जाऊं तो यहाँ 1/λ बच जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 1/λ का फॉर्मूला आता है ये पूरा, यानी कि 13.6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 1.6 × 10⁻⁹ और hc। अगर मैं इन सबको सॉल्व कर दूं तो मुझे एक नया कांस्टेंट मिल जाता है जिसको हम रेडबर्ग्स कांस्टेंट यानी कि r बोलते हैं। वहाँ पे z स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा, और यहाँ पे 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर है। अब ये क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला ये आ चुका है, इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे आ गया 13.6 इंटू में 1.6 10⁻⁹ और डिवाइड में चला गया h और डिवाइड में चला गया कौन, c। तो यहाँ पे एक और नया, अब 13.6 यहाँ बच गया था, यहाँ पे 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 बच गया, यहाँ पे h आ गया और यहाँ पे c आ गया। तो ये सब भी तो एक नया कांस्टेंट है ना, और वो नया कांस्टेंट कौन है, r। तो इस r को जिसको हम लोग राइडबर्ग्स कांस्टेंट कहते हैं बच्चों, क्या इसकी वैल्यू सबके लिए सेम होगी अलग अलग होगी, क्या दुनिया में सबके लिए h सेम है अलग अलग है? तो आंसर है h सेम है, कितना 6.60 10⁻34। सबके लिए c क्या है, सेम है, तो क्या सबके लिए वैल्यू भी सेम होगी? तो आंसर है हाँ 1.097 इंटू में 10⁻7 मीटर इनवर्स, क्योंकि 1/λ है तो 1/λ की यूनिट मीटर इनवर्स है, तो r की भी यूनिट आ गई मीटर इनवर्स। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, 1.097 इंटू में 10⁻7 मीटर इनवर्स इसकी वैल्यू है। तो अगर आपको सीधा वेवलेंथ निकालनी हो एक शेल से दूसरे शेल में कूदने के लिए तो अब आप एनर्जी तो निकाल ही सकते हो, कहाँ गया, इस फॉर्मूले से एनर्जी तो निकाल सकते हो, लेकिन सीधा वेवलेंथ के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं। शायद आपने पढ़े होंगे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालो, लाइमन की वेवलेंथ निकालो, बामर की वेवलेंथ निकालो। ये वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। तो एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला काफी एग्जाम में आएगा। ये लगाना है जब सिर्फ एनर्जी निकालनी हो सीधा, लेकिन ये फॉर्मूला जब सीधा वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी हो, जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में कूदेगा, और वहां पे r की वैल्यू आ जाएगी 1.097 10⁻7। अब ये चैप्टर वैसे तो हमारे यहाँ पे ऑफलाइन में 5-6 क्लासेस 5-6 तो नहीं,
एनसीईआरटी वगैरह मिला ले हाँ तो 5 से चलता है। अब हमें उसको वन शॉट में ख़त्म करना है, तो मैं सारी चीज़ें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अभी के लिए आपको जो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 1/वेवलेंथ आ गया। तो क्या लिखा हुआ है देखो, वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, अब अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो Z1 हो जाएगा, मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल N2 टू लोअर एनर्जी लेवल N1, तो जो एनर्जी में डिफरेंस आएगा वो ही एनर्जी। अब देखा जाए तो ये 1/λ आया तो एनर्जी से ही है। हर एक पर्टिकुलर एनर्जी पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है और हर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है। तो वो पर्टिकुलर वेवलेंथ हम इस फॉर्मूले से या फ्रीक्वेंसी अगर चाहे तो वो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? वेवलेंथ आ गया ना, अब वेवलेंथ आ गया तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, c/λ, तो वो तो फिर निकलता चला जाएगा ना सब कुछ। ये आ गया जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे बात आती है बच्चों कि डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस या सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, ये सारे नाम आपने सुने हैं 11th में, लाइमन, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ, सिक्स कहीं से भी, लेकिन अगर वो फर्स्ट शेल में कूदता है तो इसको बोलते हैं हम लोग लाइमन सीरीज। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट शेल में आता है, चाहे वो किसी भी शेल से आए, लेकिन अगर वो नीचे फर्स्ट में गिर रहा है तो वो कौन सी रेज निकालेगा, अल्ट्रावायलेट रेज। ये डायग्राम देखें, यहाँ नहीं दिख रहा है तो एनसीईआरटी का ही है। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से कूदा, ये फिफ्थ शेल है, ये फोर्थ है, फिफ्थ से कूदा फर्स्ट में आया, फोर्थ से कूदा फर्स्ट में आया, थर्ड से कूदा फर्स्ट में आया, कहीं से भी कूदे फर्स्ट में आएगा। ये सारी सीरीज लाइमन कहलाई जाएंगी, ये सारी की सारी सीरीज लाइमन सीरीज कहलाई जाएंगी। ऐसे ही अगर एक इलेक्ट्रॉन थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से कहीं से भी कूदता है लेकिन सेकेंड में आता है, यहाँ पे फर्स्ट शेल इन्वॉल्व नहीं है, सेकेंड के ऊपर किसी भी शेल से कूद के, लेकिन अगर वो सेकेंड में गिरता है इसको बार्मर सीरीज बोलते हैं। ऐसे ही वो फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, सेवन से, एट से कहीं से भी आए, ऑब्वियसली बात थर्ड के ऊपर से आए और वो थर्ड में कूद जाए, इसको हम लोग बोलते हैं पास्टन। लेकिन ध्यान रहे जब कोई बार्मर सीरीज का होता है तो वो विजिबल रेज निकालता है। अगर कोई एटम बार्मर सीरीज का है तो वो कौन सी रेज निकालेगा बच्चों, विजिबल रेज निकालेगा। विजिबल मतलब जो हमें दिखेगी। अब जैसे ये है, ये तो अल्ट्रावायलेट निकालेगा, उसके अपने काम है लेकिन दिखेंगे नहीं, लेकिन बार्मर वाला विजिबल। लेकिन पास्टन वाला यानी कि कोई थर्ड शेल में कूद रहा है, कहीं से भी कूद रहे तो वो इंफ्रारेड। ऐसे आगे वाले सारे के सारे इंफ्रारेड निकालते हैं, सारे के सारे इंफ्रारेड। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन सेकंड, थर्ड, फोर्थ से फर्स्ट में कूद रहा है तो लाइमन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से सेकंड में कूद रहा है तो बार्मर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स से ऐसे पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड। देखा जाए तो उसके बाद हम्फ्री भी होता है, बट ठीक है यहाँ, यानी पहला वाला क्या निकालेगा, यूवी, ये अल्ट्रावायलेट रेज। पहला वाला लाइमन, ये ग्राउंड कहीं से भी कूदे लेकिन यहाँ कूदे तो ये कौन सी सीरीज, ये कौन सी रेज निकालेगा, लिख दूं क्या मैं यहाँ पे भी, अल्ट्रावायलेट निकालेगा। यहाँ से जो रेज निकलेंगी वो कैसे होंगी बच्चों, अल्ट्रावायलेट। लेकिन बार्मर सीरीज से जो रेज निकलेंगी वो होंगी विजिबल, और पास्टन से जो या ब्रैकेट से जो, या पी फंड से, अब आगे वाले जिनसे भी जो निकलेंगी वो होंगी इंफ्रारेड, है ना। तो ऐसे करके रेज निकलेंगे। अब एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बताता हूँ। आपको बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन है जो लाइमन सीरीज का है ना, बताओ लाइमन सीरीज से अगर वो फिफ्थ शेल में कूदा तो लाइमन मतलब N1 क्या लेंगे हम, फर्स्ट, फिफ्थ N2 क्या लेंगे, फिफ्थ। क्वेश्चन करेंगे समझ जाएंगे। मान लो बोला हुआ है एक इलेक्ट्रॉन है पास्टन सीरीज का, तो N1 क्या लेना है हमें, ये तो पक्का है कि N1 हमें लेना है 3, ये तो पक्का है कि N1 हमें क्या लेना है, 3 लेना है। वो क्योंकि भैया पास्टन सीरीज का, अब वो कहाँ कूदा है वो हमें वैल्यू वगैरह दे देंगे, वो क्वेश्चन दे देंगे, उसके ऊपर हमें सवाल पूछ लेंगे, वो हम देख लेंगे। लेकिन कितने, कौन से शेल से इलेक्ट्रॉन कहाँ कूद रहा है, ये लाइमन, बार्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्री, ये सब सीरीज पे डिपेंड करता है। डन है जी। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम जो हैं वो कैलकुलेट होते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक हमने पीछे छोड़ा बच्चों, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है। अगेन ये फॉर्मूला भी नील्स बोर जी ने बच्चों क्या किया, डिराइव किया। बट अभी के लिए अगर हम लोग सीधा बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी को जिसको हम के से दिखा रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर हम लोग बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला होता है बच्चों के E²/2R। ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास वही 1/4πε0 है। तो यहाँ से E²/2R अगर मैं सॉल्व करता हूँ
तो ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारे पास फॉर्मूला आता है बच्चों किसका, एक इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अगर हमारे पास है तो हाफ एम वी स्क्वायर में वैल्यू पुट करके हम ये फॉर्मूला निकालते हैं। बहुत सिंपल से डेरिवेशन है इसकी, बट अभी हम फिलहाल डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ही बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम लोग बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि हाइड्रोजन लाइक एटम का है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, तो माइनस के ई स्क्वायर। मतलब कि पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी में माइनस आएगा, आना भी चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक की माइनस में, क्योंकि यहाँ पे एक चार्ज प्लस का है यानी कि न्यूक्लियस का चार्ज, और एक चार्ज माइनस का यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो ऑब्वियसली बात आएगा, बस डिवाइड बाय आर आ गया। यानी यहाँ पे 2 का फर्क है, देखो आप, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर माइनस का, जिसको सॉल्व करेंगे तो ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा माइनस का। यानी कुछ फर्क नहीं है सिवाय -1 आया है और 2 का फर्क आ गया है। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास जो टोटल एनर्जी आ जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस में क्या बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। अब आप खुद सोचो, अगर मैं इसको और इसको यानी कि के ई स्क्वायर अपॉन 2r और के ई स्क्वायर बाय आर को ऐड करता हूं तो आंसर क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस के ई स्क्वायर बाय आर ही तो मिल जाएगा, क्योंकि एक क्या है हमारे पास के ई स्क्वायर बाय 2r, एक क्या है के ई स्क्वायर बाय आर माइनस का, एक प्रैक्टिकली हमारे पास हाफ है, एक हमारे पास -1 है, तो क्या बचेगा, हाफ में से मतलब -1 में से हाफ जाएगा तो क्या बचेगा, -हाफ, तो माइनस वाला हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, -हाफ आ जाएगा ना, सॉरी -हाफ आ जाएगा। तो माइनस के ई स्क्वायर बाय 2r हमारे पास जो है वो टोटल एनर्जी आ जाएगी, है ना। कैसे, के ई स्क्वायर बाय आर, के ई स्क्वायर बाय आर तो कॉमन आ गया, तो हाफ -1 तो -हाफ बच जाएगा ना। तो हम अल्टीमेटली ऐसा भी कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो हमारे माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है ना। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी के हाफ होती है, पोटेंशियल एनर्जी के हाफ होती है। तो यहाँ से ये रिलेशन भी हमें न्यूमेरिकल्स में हेल्प एक आध कर सकता है, बट बेसिक बात ये है कि ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिनके ऊपर हमारे एग्जाम में या 10 ईयर में सवाल आते हैं, और इस साल भी आएंगे बच्चों, हर साल की तरह इस साल भी आएंगे। तो ये हमारा हुआ बच्चों एटम चैप्टर का वन शॉट। अगले में जिसके PYQ सवाल हम लोग लाएंगे, देखेंगे एग्जाम में इस चैप्टर के ऊपर रिगार्डिंग कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में PYQ ऑफ एटम के लिए। थैंक यू सो मच।